तो 7वें अध्याय को, जैसा कि आपने कहा था, तो 7वें अध्याय को हम लोगों ने जो हमारी योग्यता है उसके अनुसार हमने देख लिया है। अब आप जैसा करेंगे भैया। और अ, पूर्व में जो पिछले सत्र में जो विकल्प को लेकर के बात हुई थी, जिस पर आपने कहा था कि विस्तार से अगले सत्र में देखेंगे, तो आप जैसा रखेंगे भैया। जी भैया। तो कार्यक्रम में उपस्थित सभी को नमस्ते। कार्यक्रम प्रारंभ करने के पहले दर्शन के प्रणेता पूज्य बाबा जी को मैं नमन करता हूँ, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। हमने ये चर्चा किया था, जब भी हम न्याय की बात करेंगे तो उसके पहले एक बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि होती है। उस पृष्ठभूमि का नाम व्यवस्था है। वो उस व्यवस्था में नियम होते हैं, उस नियमों को पालन कर लेना ही न्याय है। व्यवस्था की जब बात करेंगे तो बाकी तीनों अवस्थाओं की व्यवस्था बनी हुई है। वो प्रकृति सहज, अस्तित्व सहज भी है, प्रकृति सहज। मानव की जो व्यवस्था है वो अस्तित्व सहज है, और प्रकृति सहज ये अपने आप नहीं है, उसको मानव को बनाना पड़ता है। क्योंकि मानव में कल्पनाशीलता है, कर्म स्वतंत्रता है, तो वो किसी भी प्रकार से जी सकता है। तो मानव को बहुत प्रकार के अवसर में से एक प्रकार के चीज को ढूंढना होता है। जैसे मानव गलती में अनेक है और सही में एक है, तो सही में एक वाला क्या है वो समझ में आने के बाद ही वो एक को पहचान सकता है। उस पहचान का एक भाग है, उसका नाम समाधान है। और यदि वो समाधान व्यवस्था के रूप में बन पाता है तो हम उसको व्यवस्था कहेंगे। तो वो दूसरा स्तर आया। जैसे अधिक जो शक्तिशाली है उसकी बात सब माने। यदि हम इस फॉर्मूले को मान लेते हैं तो जो अधिक शक्तिशाली होता है वो अपने जो भी हवस है उसको पूरा करने के लिए वो कुछ करेगा, लोग मानेंगे। कल उसको हटा के दूसरा शक्तिशाली उसकी जगह पर आ जाएगा और उसको मारेगा पीटेगा। तो इस प्रकार की परंपरा में मानव जाति चलते रही। चलते चलते एक दिन उसको ऐसा समझ में आया कि ऐसा नहीं। जैसे हम जीव जंतुओं में देखेंगे, जीव जंतुओं में अपने आप में ये सारा नियंत्रण है। भूख लगती है तो वो खाता है, नहीं तो बैठे रहता, संग्रह नहीं करता। वैसे ही प्रजनन की प्रक्रिया को देखेंगे, जैसे हम लोग गौशाला रखते हैं, गाय देखते हैं, तो गाय एक समय में हीट में आती है। उस समय बुल एक्टिव होता है, उसके पहले बुल बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता। और जैसे ही वो समय पूरा हो जाता है, बुल एकदम फिर से नॉर्मल आ जाता है। तो बुल की जो एक्टिविटी है वो गाय के गर्भाधान के लिए वो एक्टिव होता है, उसके बाद वो पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है। जबकि मानव में ऐसा नहीं। मानव में और जीवावस्था में स्वनियंत्रण उसके शरीर विधि से, वंशानुसंगी विधि से उसमें है। मानव में स्वनियंत्रण को समझना, मैं अधिक उत्पादन कर सकता हूँ और दूसरे को कम करने दूं, ये भी मैं सोच लेता हूँ। इस विधि, हेलो, इस विधि से मानव को सारी की सारी व्यवस्था को बनाना पड़ता है। और वो व्यवस्था बनने के बाद एक से लेकर सभी के लिए न्यायकारी या समाधानकारी होना चाहिए। मतलब हर एक को उत्पादन के अवसर सुलभ होने चाहिए। हर एक को उस उत्पादन को विनिमय करने के लिए अवसर सुलभ होने चाहिए। हर एक को न्याय सुलभ होना चाहिए। हर किसी को स्वास्थ्य संयम की सुलभता होनी चाहिए। और हर किसी को शिक्षा संस्कार की सुलभता होनी चाहिए। ये सुलभता जहां पर है उसको हम व्यवस्था कहते हैं।
पांचों सुलभताओं। एक ही व्यक्ति सारा उत्पादन करेगा, दूसरे को करने ही नहीं देगा। इस प्रकार की भी प्रवृत्ति अभी समाज में बनी हुई है। भाई मैं सस्ता में दूंगा तो आप मेरा लो। दूसरा व्यक्ति को लगता है हाँ बात तो सही है, मुझे सस्ता में चाहिए, उसका मैं महंगा क्यों लूं, तो हम उसका लेने लगते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में होता क्या है, कुछ लोग बेरोजगार हो जाते हैं और कुछ के पास अधिक संग्रह हो जाता है। और एक बार संग्रह हो जाता है, फिर वो उसके लिए उस जिनको आवश्यकता है उनको वो अपने अनुसार नचाने लगता है। तो वो जो मानव की जो प्रवृत्ति है दूसरे को शोषण करने की, दूसरे को तंग करने की, ये उसमें दिखने लगती है। तो सबसे पहले इस प्रवृत्तियों का ही शमन होगा, तभी मानवीयता की स्थापना होगी। तो इसके लिए जो मानवीय चरित्र, मानवीय मूल्य और मानवीय नीति या नैतिकता, जिसको तन मन धन का सदुपयोग कर, इन तीनों में हमको अभ्यास करना होगा। धन का सदुपयोग, मन का सदुपयोग और धन का सदुपयोग, इन तीनों को ध्यान में रखकर जो व्यवस्था बन रही है, एक से लेकर सभी मनुष्यों के लिए, जिसके साथ साथ तीनों अवस्थाओं के लिए भी पूरक हो, उस विधि को पहचाना गया है। उसका नाम है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। इस व्यवस्था में जीना ही न्याय है, इस व्यवस्था को सोचना ही न्याय है, इस व्यवस्था को दूसरे को बोलना न्याय है। इसके एक एक जो घटक हैं, जैसे उत्पादन कार्य, विनिमय कोश, ऐसे करके 5 घटक हैं। उत्पादन कार्य के 20 चरण हो सकते हैं, विनिमय के भी 4, 6, 10 चरण हो सकते हैं। ये सारे चरण में भागीदारी करना न्याय है। इन चरणों को सोचना भी न्याय है। मतलब इनमें अपने आप को बना के रखना न्याय है। इससे विपरीत कुछ भी करना फिर वो न्याय नहीं है। तो पहला भाग जब हम अस्तित्व को समझते हैं, उसके बाद अस्तित्व को समझने के बाद उसका जीने का स्वरूप हमको समझ में आ जाए, अर्थात व्यवस्था का स्वरूप हमको समझ में आ जाए, ये दूसरा स्टेप। यदि व्यवस्था का स्वरूप हमको समझ में आया तो उसको हम आचरण में लाने का प्रयास करें, ये तीसरा भाग होगा। और इस पूरी प्रक्रिया में करने के क्रम में दूसरे को करवाना भी होता है, दूसरे को करने के लिए समर्थन देना भी होता है। इन सबके मिले जुले स्वरूप को हम धर्म कह रहे हैं। तो हम इसके अध्याय के बिल्कुल शुरू में आते हैं। प्रश्न भी उसी आधार पे आया हुआ था। जैसे पेज हम देख लेते हैं 100 में जो परिवार वैभव का क्रम, उसमें 1 से 5 तक आप देखिए, समाधान और समृद्धि। परिवार समूह में भी समाधान और समृद्धि, ग्राम परिवार में भी समाधान और समृद्धि, ग्राम समूह परिवार में भी समाधान और समृद्धि, क्षेत्र परिवार में भी समाधान और समृद्धि। उसके बाद मंडल परिवार वैभव में अभय को लाए। तो अभय लाने के लिए क्षेत्र मतलब लगभग ये 10 लाख लोगों के बीच में अभय महसूस होता है। तो एक मानव को अभय कैसे महसूस हो, तो एक उतना बड़ा एक जन समुदाय चाहिए जो उस ढंग से जी रहा है, तब उसको अभय लगेगा। और सहअस्तित्व के लिए 100 करोड़ की आबादी को, 1 अरब को सहअस्तित्व है, 9वें बिंदु में वो लिखा हुआ। अब जैसे बाबा जी को अनुभव हुआ, वो उनको पहले ही हो गया, एक व्यक्ति को हुआ, एक व्यक्ति को हुआ माने उनको समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व चारों हो गया। अब एक व्यक्ति से दूसरे में फैलेगा, और जब एक इलाके में 1 लाख लोग हो जाएंगे पूरे, तब वो चीज होगा। ऐसा नहीं कि एक अमेरिका में, एक थाईलैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक न्यूजीलैंड में, ऐसा करके हम 1 लाख बनाते हैं, तो वहां वो अभय की फीलिंग नहीं है। साथ में जीने की जो फीलिंग है उसका नाम अभय है। तो जब हम परिवार में जी रहे हैं, 10 लोग हैं, समाधान और समृद्धि है, एक व्यक्ति कहता है कि मेरे को एरोप्लेन चाहिए और दूसरे को लगता है जरूरत नहीं है, तो भी वहां समृद्धि की फीलिंग नहीं। परिवार की आवश्यकता पहले स्पष्ट होगी और उसके आधार पर उसको उत्पादन करने का या उसको प्राप्त करने की विधियों को सोचा जाएगा।
आवश्यकता ही सबसे प्रधान चीज, उसके बिना समृद्धि को हम सोच ही नहीं पाएंगे। और इस जगह पर परिवार एकमत हो सकता है। तो परिवार की आवश्यकता सबसे बड़ा है। तो समृद्धि का अनुभव एक व्यक्ति नहीं करेगा। एक व्यक्ति केवल समाधान आवाज नहीं आ रही है। हेलो। भैया, जी भैया आ गए। जी भैया, सभी को नमस्ते। थोड़ा सा व्यवधान हो गया था भैया। जी। तो हम परिवार व्यवस्था की बात कर रहे थे। पूरे जो परिवार में आवश्यकता के बारे में एक मत यदि परिवार होता है तभी समृद्धि का अनुभव होगा, उसके पहले नहीं होगा। परिवार की आवश्यकता, फिर उसको प्राप्त करने के तरीके। व्यक्ति के रूप में केवल समाधान हो सकता है, परिवार के रूप में जीने पर समृद्धि होगी। तो समृद्धि के लिए कुछ कार्यक्रम होंगे। उस पूरे कार्यक्रम को सब मिलके पूरा कर लें। और आज आवश्यकता पूरी हुई, कल भी ऐसा लगा आज भी हो गई, अगले दिन फिर लगा आज भी हो गई। कुछ समय के बाद ये फीलिंग हो जाएगी कि हमारी आवश्यकता पूरी हो गई। तो समृद्धि क्या है? समृद्धि एक काल्पनिक कंसेप्ट नहीं, समृद्धि एक जीते हुए फीलिंग कि मेरी रोज रोज की आवश्यकता पूरी हो जा रही। तो हमारे घर में कभी कोई गेस्ट आता है, ऐसा लगता है कि उनको बैठने के लिए हम आसन दें, वो दे पाते हैं। लगता है पानी पिलाएं, तो पानी पिलाने के लिए कोई गिलास जैसी चीज होती है, वो भी होता है। उनको कभी भोजन के समय में आ गए तो भोजन ऑफर कर सके। ये सारी चीजें हम रोज रोज कर लेते हैं और उस मानसिकता के साथ जी लेते हैं, तो कुछ समय के बाद हमको विश्वास होता है कि समृद्धि हुई। तो समृद्धि आवश्यकता की बात है, भौतिक वस्तुओं से जुड़ा हुआ चीज है, और व्यवहारिक तरीका भी। इन सब के मिलजुल के बाद हमको समृद्धि का अनुभव। तो यदि समृद्धि का अनुभव करना है तो एक तो हमारे जीने का भाग है, दूसरा हमारे साथ जो संबंध होते हैं उनके निर्वाह के क्रम में भी भौतिक वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। इस पूरी प्रक्रिया में समृद्धि का अनुभव होता है। तो दूसरा अनुभव फिर हुआ, यदि मुझे समृद्धि का अनुभव हो रहा है, मेरे परिवार में सबको हो रहा है, तो आप पड़ोस के परिवार को भी होना जरूरी है। यदि पड़ोस के परिवार को समृद्धि का अनुभव नहीं हो रहा है तो फिर वो भौतिक वस्तुओं के लिए लालायित है, या प्रताड़ित है, या पीड़ित है। ऐसे अर्थ में वो दूसरे के भौतिक वस्तुओं पर हमला करता है। इसी का नाम परधन है, इसी का नाम परपीड़ा है। तो जब तक सबको नहीं होती है ये सब चीज, तब तक अभय नहीं होगा। तो इसके लिए फिर शिक्षा की मानसिकता होती है, और उस शिक्षा की एक प्रक्रिया होती है। तो अभी हम सोच के यहाँ तक तो आ गए हैं कि हमने शिक्षा की व्यवस्था कर दिया, लोग शिक्षा अपने बच्चों को दे रहे हैं, भेज रहे हैं, एक सिस्टम बना। लेकिन ये शिक्षा सेवा करने को नहीं बोलती है, श्रम करने को नहीं बोल रही है। मतलब एक व्यक्ति को क्या करना है ये नहीं बोल रहे। आप देखिए, फिजिक्स में पढ़ाया जा रहा है, केमिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है, बायो पढ़ाया जा रहा है, और सोशोलॉजी पढ़ाई जा रही है, इकोनॉमिक्स, सब कुछ बड़ा पढ़ाया जा रहा है। बड़े स्तर में कैसा चीज हो रहा है सब बोला जा रहा है। मुझे क्या करना है ये डायरेक्टली नहीं बोला जा रहा। ये बोला जा रहा है कि तुम सोच लो। तो ये बच्चा उससे ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, जबकि वो रोज जी रहा है।
ड्रॉ करने की जगह कहाँ है? परिवार में उसको रोज बोला जाता है बेटा आप उठ जाओ, बेटा आप ब्रश कर लो, चलो बेटा आप खा लो, देखो इतना देर हो गया, जब खेलने चले जाओ, खेल लिए आप घर आ जाओ, अब पढ़ने बैठ जाओ। तो एक प्रकार की एक दिनचर्या है, वो दिनचर्या ही अपने आप को या हमको व्यवस्था से जोड़ता है, परिवार से जोड़ता है। और मेरी दिनचर्या परिवार की दिनचर्या से बहुत भिन्न नहीं हो सकती। तो ये जो साथ जीने की जो मानसिकता है, ये बनाना शिक्षा का काम है, ये शिक्षा नहीं बना पाती, इसमें कोई बिंदु ही नहीं। दूसरा, पढ़ के क्या होगा? तो पढ़ के भैया ये मानते हैं कि बड़ा जॉब मिलेगा, बड़ा जॉब मिलेगा तो क्या होगा? बहुत पैसा आएगा, बहुत पैसा आएगा तो क्या होगा? मैं यहाँ घूमूंगा और मैं वहां घूमूंगा, मतलब मैं कैसे मौज मस्ती करूंगा, उसके लिए ये पैसा है। कुछ लोगों की पहले से मौज मस्ती की इच्छा है, कुछ गिने चुने लोग हैं जिनकी मौज मस्ती की प्रवृत्ति ही नहीं है, उनके लिए ये सब दिखता है कि आसान नहीं है, मतलब समझ ही नहीं जाता उसे। तो हम प्रवृत्तियों को परिमार्जन के लिए शिक्षा को नहीं दे पाते। मौज मस्ती तो बिल्कुल करो, मौज मस्ती माना 4 विषय में जीना या 5 संवेदना में जीना। 4 विषय को ही पूरा करने के लिए 5 संवेदना। तो पूरी शिक्षा 4 विषयों को नियंत्रित करने के लिए और 5 संवेदनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रेरणा नहीं दे पा रही है। इनको नियंत्रित करने का फिर आधार क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? वो इनको नियंत्रित करने का उद्देश्य इससे बड़ी व्यवस्था में भागीदारी होती है, और व्यवस्था में भागीदारी के बाद जीवन का और अस्तित्व का अनुभव होने की संभावना होती है। इन चीजों को बाईपास करके अनुभव नहीं होता। मध्यस्थ दर्शन जो सबसे बड़ी खास बात बोल रहा है, परिवार व्यवस्था में जीना, परिवार से बड़ी व्यवस्था में जीना, और इसके बाद ही अनुभव हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। मध्यस्थ दर्शन का जिसको अनुभव कहते हैं, परंपरा का जो अनुभव है वो एकांत में ही अनुभव हो सकता है, वो कह रहे हैं। और परंपरा के अनुभव का नाम समाधि, या उसको जी भैया फिर से नमस्ते। हाँ, नमस्ते भैया, आवाज जी आ रही। तो हम ये बात कर रहे थे कि परिवार में व्यवस्था में जीने के बाद ही हमको अनुभव होगा। और मध्यस्थ दर्शन जिसको अनुभव बोलता है और भारतीय परंपरा में जिसको अनुभव बोला गया है, उसमें अंतर है। भारतीय परंपरा में समाधि को अनुभव बोला गया है, और उसको अलग अलग परंपराओं ने अलग अलग नाम भी दिया है। और उसका स्वरूप यह है कि मैं अकेला हूं, दूसरा कोई नहीं, तो अंतः सुखाए, ये भी कहा। जबकि मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्व का अनुभव कह रहा है, और सहअस्तित्व का अनुभव मानव चारों अवस्था व्यापक इन सब के साथ में होने को अनुभव कह रहे हैं। तो अनुभव की विधि यहाँ, अनुभव का वस्तु ही भिन्न है, इसीलिए लक्ष्य भिन्न हो गया, इसीलिए कार्यक्रम भी भिन्न है। तो यहाँ कार्यक्रम परिवार व्यवस्था में जीना और उससे बड़ी व्यवस्था में जीना और उसको बनाए रखना, ये एक स्टेप पूरा होगा, तभी उसके आगे की चीजें सहअस्तित्व अनुभव होगा। अभय के बाद ही सहअस्तित्व होगा, उसके पहले समाधान और समृद्धि होगा। तो शिक्षा विधि से समाधान और समृद्धि, शिक्षा विधि से समाधान, और परिवार में जीने के क्रम में शिक्षा पूर्वक समाधान में, परिवार में जीने के क्रम में समाधान और समृद्धि,
इन दोनों को सबको उपलब्ध कराने के क्रम में अब अभय होने के लिए समाज में पर पीड़ा नहीं होना पड़ेगा, पर धन नहीं होना होगा, पर नारी पर पुरुष नहीं होना पड़ेगा। ये होगा तो अभय कभी भी नहीं होगा। मनुष्य का स्वत्व है स्वधन स्वनारी स्वपुरुष दयापूर्ण का। इसमें कोई भी हस्तक्षेप यदि हो रहा है, होने की संभावना है, तो उसको अभय नहीं मानेंगे, तो उसी को भय मानेंगे। इसमें कोई हस्तक्षेप कभी भी नहीं होगा, ये स्वीकृति का नाम अभय है। तो ऐसी स्थिति को बनाने के लिए मानसिकता भी चाहिए और ऐसे सक्षम लोग भी चाहिए। तो अभय मानवीय चरित्र, मानवीय मूल्य और मानवीय नीति या नैतिकता, इन तीनों के संयुक्त रूप में होगा। तन मन धन का सदुपयोग होने से अभय होगा, तन मन धन का दुरुपयोग होगा तो कभी भी अभय नहीं होगा। तो अभी जैसे लोगों को कुछ चीजें समझ में आ गई है कि पेड़ नहीं काटना चाहिए, पर कुछ लोग पेड़ काट के ही उनकी जिंदगी चलती। जैसे अभी भी गांव में जो ईंधन का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो लकड़ी, पेड़ काट के आता है। यहाँ क्या होता है, पेड़ लगाने की परंपरा है कि नहीं? मैं सोचता हूँ कि जलाओ लकड़ी लगाने की परंपरा नहीं के बराबर, बहुत थोड़ा था। अब तक हम जंगल पर ही डिपेंडेंट थे, हर गांव के साथ लगा हुआ जंगल होता था। पिछले 50 साल से तो यही है, अब धीरे धीरे कम हुए हैं। तो वहां ऐसी परंपरा नहीं थी। अब ऐसा माना जा रहा है कि अब इसकी जरूरत पड़ेगी, तो लकड़ी को लगाने के लिए कुछ लोग सोच रहे हैं, कुछ लोग लगाते भी हैं। इमारती लकड़ी को लगाने की थोड़ी सी प्रकृति प्रवृत्ति है, और उसके मूल में है कि हमारी जरूरत पूरी नहीं होगी, हमको बहुत पैसा मिल जाए। तो इस प्रकार से आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ईंधन की पूर्ति के लिए बहुत जरूरी चीज लकड़ी है, लेकिन हमको सब जगह पढ़ाया जाता है कि पेड़ काटना गलत। तो बात अधूरी हो गई ना। तो जो गांव में रहने वाला है या जो गैस और चूल्हे का उपयोग नहीं करता है, वो तो फिर बेचारा अपराध ही कर रहा है, उसको लगेगा, या दूसरे को लगता है कि वो अपराध। तो यहाँ पर प्राकृतिक नियम का समझ हमको मदद करता है कि भाई जो आवश्यकता है उसके अनुसार प्राकृतिक ऐश्वर्य को उपयोग करो, उसका उत्पादन कर लो। यदि उत्पादन हो रहा है प्राकृतिक रूप से, तो उसमें विघ्न पैदा नहीं करो, जैसे जंगल में होता है उसमें विघ्न नहीं करो। तो ये जो आवश्यकता के लिए उत्पादन करने की जो चीज है, ईंधन का भी हुआ, भोजन का भी हुआ, पानी का भी हुआ, हर चीज को हम करते हैं। पानी का उत्पादन तो होता नहीं है, पर बरसात का पानी गिरता है और वो बह के मत चला जाए, साल भर हमारे पास बना रहे, इसकी एक विधि हम बना के रखे थे। पहले उसको तालाब बहस कहते थे। हम जिस जगह छत्तीसगढ़ में रहते हैं, वहाँ गांव में बहुत सारे तालाब होते थे, और इन तालाब को लोग बनाते थे और वो साल भर पानी चलता था। अब तालाब की चीजें खत्म हो गई, अब हम ट्यूबवेल में चले आए। तो ट्यूबवेल में पानी तो आखिर नीचे ऊपर से ही जाएगा। तो हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, गंगा के किनारे जहाँ पहले 20 फीट 25 फीट में पानी था, वहां 300 400 फीट नीचे पानी चला गया। तो पानी निकालते निकालते हम नीचे चले जा रहे हैं और पानी ऊपर का सूखता जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें थ्योरी के रूप में तो कहीं कहीं आई है, वो भी अधूरा। उसका पूरा जो कार्य व्यवहार है, हर व्यक्ति को क्या करना है, वहां नहीं गया है। ये फिर चला गया सरकार के पास। सरकार क्या करती है, सरकार वाटरशेड मिशन बना, सरकार सोचती है कि पानी को बहने न दिया जाए या धीरे बह के चला जाए। सरकार ने जगह जगह नालों को, नदी को बांध दिया, इससे कुछ थोड़ी राहत। पुराने जो तालाब थे वो कहाँ चले गए? तो तालाब तो ऑन पेपर तालाब ही रहता है, लेकिन वो भट गया है या मिट गया है, या उस पर लोगों ने कब्जा कर लिया। तो पहले की जो जीवन शैली थी उसमें आप देखेंगे, आप कभी नक्शा को उठा के देखिए, कभी गांव में जो पटवारी का नक्शा होता है उसमें तालाब है, पड़ती भूमि है। पड़ती भूमि माने ऐसी भूमि जो खाली है, जिसका अभी उपयोग नहीं हो रहा।
कुछ जंगल की भूमि और कुछ चारागाह है। तो गांव में पशु अनिवार्य थे पहले। गांव में पहले 99% लोग गांव में रहते थे। ये 200 साल पहले चले जाइए, 200 साल पहले 90-99% लोग गांव में जी रहे हैं। गांव में जीने के क्रम में कृषि और पशुपालन ही सबसे बड़ा काम था। कृषि और पशुपालन यदि करेंगे तो उसके लिए एक बड़ी जगह चाहिए थी जहां चारागाह हो। तो केवल जमीन छोड़ दी गई थी और उसमें चारागाह होता। अब लोग क्या सोचते हैं कि थोड़ी सी जगह में घास लगाते हैं, काट काट के खिलाते हैं, उसी जगह में शायद हम 10 गुना ज्यादा पैदावार कर लेते। अभी यदि हम खुले चारागाह में और मनुष्य यदि इन्वॉल्व हो जाता है और उसमें 2-4 बार पानी डालता है तो उतने ही भूमि में हम 10 गुना कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीजें कहीं कहीं अभ्यास में आ गई है। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, खेत में थोड़ी सी जगह वो चारागाह के लिए छोड़ के ही रखते। वो घास लगाते हैं और उस घास को बार बार काटते हैं, थोड़ी सी जगह में हमेशा घास मिलेगी। तो वहां पशुपालन किया जाता है। हम जहाँ रहते हैं छत्तीसगढ़ में, वहां क्या करते हैं, गाय को खोल देते हैं, बाहर से चर के आएगी, यहाँ ज्यादा जगह अधिक। तो उस ढंग का प्रैक्टिस अभी बना ही नहीं, जिसको हम परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था बोल रहे हैं। उसके लिए लोगों का अभी ध्यान ही नहीं गया है। जिनके पास ध्यान अभी गया है उनके पास जमीन ही नहीं और इस प्रकार की चीजों को सीखा ही नहीं। जो इस प्रकार की चीजों को सीखा है वो उसको करना ही नहीं चाहता। 10 मिनट आपको तंग करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, शिक्षा में बहुत थोड़ी सी आई है, पूरा भाग नहीं आया है। और जो आया है, जैसे मैंने पूरा भाग नहीं आया का मतलब पेड़ काटना बुरा है इतना आया, पेड़ लगाना है ये नहीं। ईंधन की आवश्यकता कैसे पूरी होगी इसको कभी भी हम नहीं सोचवा रहे हैं। ईंधन की आवश्यकता पूरी नहीं होगी ये आ गया। पेड़ काटना बुरा है ये आ गया। तो हर आदमी अपराधी है, उसको हम ऐसा देखने लग गए कि हर व्यक्ति अपराधी है। गांव का व्यक्ति अब गलत करता है पेड़ का, वही पेड़ लगाता है, वही खेती करता है, ये नहीं आ पा रहा है। तो शहर का व्यक्ति केवल कंज्यूमर बन के रह गया, या कुछ प्रबंधन संबंधी व्यवस्था संबंधी कुछ काम करता है। तो एक तो पूरी बात आ नहीं पा रही है, यदि किसी में आ गई है तो वो अभ्यास नहीं कर पाता। यहाँ से ये व्यवस्था में प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये एक भाग था जो हमने शुरू में पेज 100 में देखा। अब हर जगह उद्देश्य लिखा हुआ है, थोड़ा सा हम थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आप देखिए पेज 115 में 7.2 8 नंबर का बिंदु है, व्यवहार में न्याय। इसमें कितने सारे बिंदु हैं, लगान से लगातार संबंधों का पहचान व निर्वाह निरंतरता न्याय है। संबंधों में निहित मूल्य निर्वाह निरंतरता न्याय है। आगे 5वां पॉइंट देखिए, जागृत पीढ़ी परंपरा पीढ़ी से पीढ़ी में सुलभ होना न्याय है। मतलब एक बच्चे को जागृत परंपरा मिलता है तो उसके साथ न्याय होता है। एक बच्चा पैदा होता है उसको जागृत परंपरा नहीं मिलता है, मतलब वो अन्याय में ही बेचारा पैदा हुआ है। मानवतापूर्ण आचरण 6वां बिंदु है, पीढ़ी से पीढ़ी में मानवतापूर्ण आचरण सुलभ होना न्याय है। उसको दिखता, आचरण सुलभ का मतलब उसको दिखता है कि उसके चारों के ओर के लोग आचरण न्याय मानवतापूर्ण आचरण कर रहे हैं, तो वो उसको न्याय मिल रहा है। यदि उसको नहीं मिल रहा है
दिख नहीं रहे हैं लोग ऐसे करते हुए, तो उसको अन्याय मिल रहा है। जीवन ज्ञान सुलभ होना न्याय है। अभी शिक्षा मानता ही नहीं है कि जीवन होता है, उसको वो बेचारा अन्याय में ही। अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था जैसी कोई चीज है हमारी कल्पना में ही नहीं, कहीं पूरी शिक्षा में कहीं भी कल्पना में नहीं, वो होना न्याय है। ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं, उसको हम न्याय कहते हैं। पर परंपरा में तन मन धन रूपी अर्थ का सदुपयोग होना, सुरक्षा होना न्याय। माने तन का सदुपयोग करना या तन का सुरक्षा करना न्याय। अभी हम क्या कह रहे हैं कि तन मेरा है, मैं अपने तरीके से उपयोग करूंगा, मैं इसका मालिक। सदुपयोग और सुरक्षा का कोई मतलब नहीं, मैं मनमानी कर। इसको मॉडर्निटी इसको बहुत ज्यादा बढ़ा रही है। तो ये इतने सारे जगह है। स्थिति सत्य बोध सुलभ होना न्याय है, वस्तुगत सत्य बोध सुलभ होना न्याय है। व्यवहार में इतने सारे बिंदु हैं न्याय के। पहले में 15 है, दूसरे में 22 है। उसके बाद उत्पादन कार्य में न्याय को देखिए। उत्पादन कार्य में 11 बिंदु है न्याय के बारे में। तो न्याय एक बिंदु नहीं हुआ, मैं न्याय करता हूं बोलूंगा तो व्यवहार वाला भी चाहिए, उत्पादन वाला भी चाहिए, विनिमय वाला भी चाहिए, संस्कृति संस्कार वाला भी चाहिए। इस रूप में बहुत जगह पर विनिमय में न्याय लिखा हुआ है, सब जगह न्याय। तो यदि मैं न्याय का अभ्यास करना चाहता हूँ कहूंगा, तो मुझे इन आयामों में एक एक करके आयाम को देखना होगा कि मैं कितने में अभी कर पा रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ तो कितने में सोच पाया हूँ। कुछ चीज तो सोचने वाला ही है, कुछ चीज करने वाला है। तो इनको करने के लिए यदि अवसर नहीं है तो अवसर बनाने की जरूरत होगी। इस ढंग से ये पूरे जगह 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 न्याय लिखा हुआ है। लगातार आप चलते जाएंगे तो 130 पेज में भी न्याय है, 132 पेज में जाएंगे वहां भी अलग अलग जगह न्याय लिखा हुआ है। 134 में भी जगह जगह न्याय है। उत्पादन कार्य व्यवस्था में फिर उसके पूरी चीजों को ये दिखा हुआ है। तो यदि अपन मनुष्य के जीने के भाग को देखेंगे, उसके पहले अपन जानवर को देख लेते हैं। जानवर को केवल आहार चाहिए, आवास और अलंकार जानवर को नहीं चाहिए। जंगल में आप देखिए, सब कोई भी गुफा में नहीं रहता है, गुफा है ही नहीं उसमें। जितने जानवर, चूहे जैसे छोटे लोग बिल में रहते हैं थोड़े समय के लिए, बाकी ये बाहर घूमते हैं। तो इनका मुख्य जो आवश्यकता है आहार। और आहार के लिए एक गाय को देखिए सारा दिन चरती है तो उसका पेट भरता है, बंदर को देखिए सारा दिन पत्ती खाता है तो उसका पेट भरता है। तो सारा दिन केवल आहार में ही लगा। अब मानव को आहार भी चाहिए, आवास भी चाहिए, अलंकार भी। और अभी जो घर बन रहे हैं, एक घर को हम सीमेंट से बना रहे हैं, नीचे टाइल्स लगा दे रहे हैं या मार्बल लगा दे रहे हैं, बिजली लगा दे रहे हैं, इन सबको बनाने का जो श्रम है इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। तो आहार आवास अलंकार का श्रम इतना ज्यादा है, जो हम कंज्यूम कर रहे हैं इतनी ज्यादा है। और हम उत्पादन क्या कर रहे हैं, इधर हमारा ध्यान नहीं जाता। कहीं पर उत्पादन हो जा रहा है, उत्पादन हो जा रहा है तो मशीनों से हो रहा है, और साथ में जो ईंधन है उसकी बड़ी मात्रा में हम, जो फॉसिल फ्यूल है, जो आवर्तनशील नहीं है, ऐसे हम ईंधन को उपयोग करते हैं। तो उसके कारण प्रदूषण भी बढ़ जा रहा है।
जी भैया। जी भैया। तो न्याय बहुत सारे आयामों में मिल के न्याय होता है, और उसमें से हम कुछ चीज को कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे, लेकिन कुछ चीज को अभी हम सोच ही नहीं रहे। और यदि सोच लिया है तो उसको जीने में लाने के लिए हमको अभी मेथड विकसित करने पड़ेंगे, सिस्टम विकसित करने पड़ेंगे। उधर हम नहीं जा पा रहे। तो न्याय कितने प्रकार से दिया हुआ है, परंतु इसकी यदि हम व्यवहारिक प्रक्रिया में जाएंगे तो अंततः हमको परिवार व्यवस्था, परिवार समूह व्यवस्था, ग्राम व्यवस्था या मोहल्ला व्यवस्था यदि शहर है तो, और ग्राम मोहल्ला से और आगे बढ़ते हैं तो फिर ग्राम समूह, इस ढंग से बड़े जगह हम जाते जाएंगे। पर जीने की जो ज्यादातर जो जगह होगी परिवार और ग्राम में खत्म हो जाएगा या मोहल्ला में। हमारा ज्यादातर समय इसी में खप जाएगा। बहुत ही कम अवसर होते हैं उससे बड़े अवस्था में प्रत्यक्ष भागीदारी। अभी हम बहुत छोटा सा एक, मैं भागीदारी की बात में एक आपको बताता हूँ। मान लो एक गांव है, उसमें परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था हो गया है, और मैं ये मान लेता हूँ कि सभी लोगों को ये पता है, ग्राम स्वराज व्यवस्था पढ़ चुके हैं, और ऐसे गांव में हम लोग रह रहे हैं और हम जी रहे हैं। तो गांव में हर परिवार एक एक प्रतिनिधि चुनता है, तो 100 परिवार हैं तो 100 प्रतिनिधि हो जाते हैं। वो परिवार के प्रतिनिधि, परिवार के अंग हैं, उनका कोई विशेष कोई काम नहीं। इसके बाद ये लोग 10-10 लोग मिलके अपने और थोड़े बड़े परिवार समूह के लिए एक एक प्रतिनिधि चुनते हैं, तो 10 जो है प्रतिनिधि ऐसे बने। तो 10 प्रतिनिधि हुए, ये हुआ ग्राम सभा बनी, और ये लोग मिलके एक को अपना प्रतिनिधि या प्रधान चुन लिए। तो ये 10 लोग बने, 11वां जो बनेगा ये 10 10 में से एक होगा। तो ये 10 लोग हो रहे हैं जो ग्राम की व्यवस्था चलाएंगे। इसके अलावा मान लीजिए 5 समिति है, और हम बहुत उदारता पूर्वक सोचते हैं तो हर समिति में हम 5-5 लोगों को चुन लें। 25 और 10 35 व्यक्ति चुने गए। इसमें से एक व्यक्ति ऊपर जाएगा, और इसी का व्यक्ति अब धीरे धीरे ऊपर जाएगा, अलग से कोई व्यक्ति चुना नहीं जाएगा। और मान लीजिए 5 साल के लिए एक मौका आता है, तो 5 साल में 1,000 की जनसंख्या में केवल 35 लोगों को प्रतिनिधित्व मिल रहा है ना, 3.5%। थोड़ा उदारता पूर्वक बढ़ा के इसको मैं 40 कर दूं, तो 4% लोगों को मौका है, यदि एक बार मौका मिले तो। यदि किसी को जिंदगी में दोबारा मौका मिला ये सब बनने का, तो बाकी लोग के लिए अवसर और कम हो गए। किसी को तिबारा मौका मिला तो और भी कम हो गए, और युवा होने के बाद 18 साल के बाद ये अवसर मिलने लगे। तो जिसको अपन व्यवस्था में भागीदारी कह रहे हैं, यदि पद को ही भागीदारी बोलें तो ये 3-4% लोगों से अधिक को भागीदारी है नहीं। क्योंकि कुछ लोग इतने अच्छे होंगे कि उनको 2 3 4 5 6 7 टर्म मिलेंगे, है ना। अब 18 साल का है या 20 साल का है, उसके बाद 60-70 साल तक काम काम करेगा वो, है ना। 5 साल का है तो 70 का मतलब है 14 टर्म पाया वो। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे, तो बाकी लोग का अवसर कम हुआ। तो यदि हम व्यवस्था में भागीदारी करना उसी चीज को मानेंगे, तो केवल 3-4% लोगों को ही वो अवसर है, या 2% लोगों को एक फ्लैट में अवसर। तो तृप्ति की जगह व्यवस्था में भागीदारी उस रूप में करके पद में बैठ के तृप्ति पाएंगे, ये कोई कार्यक्रम। यदि हम दूसरे ढंग से सोचते हैं कि मान लीजिए किसी एक गांव में 1,000 व्यक्ति हैं, और उसमें 14-15 साल के हो गए बच्चे, जब कुछ करने योग्य हो जाते हैं, वहां से हम लोगों को देखेंगे, वहां से लेकर 60 साल तक आयु तक, या और थोड़ा बढ़ा लो, तो लगभग लगभग 70% लोग उसमें भागीदारी कर सकते हैं। तो 1,000 में 700 लोग भागीदारी हुए। और यदि ये लोग 1 घंटा देते हैं गांव के लिए, मतलब 700 घंटा रोज दे रहे हैं,
हम मोटा मोटी तौर पर 700 नहीं ले तो 600 ले लें। और अभी जो मॉडर्न जो कैलकुलेशन किया जाता है इंडस्ट्रीज में, 6 घंटे का एक शिफ्ट मानते हैं। एक व्यक्ति 6 घंटा एक काम करते हैं, उसको एक मैन शिफ्ट मानते हैं, एक यूनिट, श्रम का यूनिट अभी माना जाता है। मान लीजिए 600 लोग हैं और एक एक घंटा करते हैं, तो 100 मैन शिफ्ट, मतलब हमको 100 लोग तैयार खड़े हैं दिन भर के लिए गांव का काम करने के लिए रोज। इतना बड़ा मैन पावर यदि हो जाए, यदि लोग 1 घंटा देते हैं, तो हम, मुझे लगता है कि 2-3 साल के बाद गांव में कोई काम ही नहीं रहेगा। कुछ भी काम है वो खत्म कर देंगे। सड़क बनना है, तालाब बनना है, जो बड़े मेहनत वाले काम एक बार बनना है, फिर इसका मेंटेनेंस है। तो बहुत थोड़ा काम है। यदि गांव की व्यवस्था बनाने के लिए 100 हमारे पास जवान खड़े हैं और पूरे मन से खड़े हैं, तो हमारे, मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल के बाद मेंटेनेंस में 100 लोग की फिर जरूरत पड़ेगी। तो प्रति व्यक्ति को 1 घंटा नहीं चाहिए, आधा घंटा पर डे देना पड़ेगा। इतना बड़ा एक मैन पावर जनरेट हो जाएगा यदि हम साथ में रहें। तो इसको भी हम भागीदारी मान सकते हैं। ये भागीदारी हर किसी को अवसर, यदि हम पद वाली भागीदारी सोच रहे हैं, तो पद वाली भागीदारी 2-3% लोगों को ही उपलब्ध होगी। ये भी ग्राम स्वराज में होगी, छोटे जगह पर, गांव के अंदर में। इसके ऊपर में जाएंगे ग्राम समूह और ये, तो उसमें जाएंगे तो मुझे लगता है कि 0.01% लोगों को उस जगह भागीदारी करने का मौका मिलेगा। है ही नहीं ना उतने पद। विश्व परिवार सभा में एक है, उसके मुखिया, उसके नीचे 10 है, ऐसे करके और 10 स्टेप ले जाइए तो 100 लोग हुए। और कितने? तो उसके नीचे में 100 हुए, उसके नीचे में 1000 हुए, उसके नीचे में 10,000 हुए, उसके नीचे में लाख हुए, उसके नीचे 10। तो बहुत छोटा एक ये बनेगा। तो बहुत कम लोगों को अवसर मिलेगा, और ग्राम सभा के चुने लोग ही उन पदों में आएंगे, तो वही लोग होंगे। तो वास्तविक जो मानसिकता है परिवार व्यवस्था में जीने की, परिवार व्यवस्था में यदि मैं जी लेता हूँ, इसके बाद मेरे पास अवसर होता है कि परिवार समूह में या ग्राम समूह, ग्राम में और ग्राम समूह में इस प्रकार के कार्यक्रम में भागीदारी करें। तो सबसे बड़ा जो हम अभी देख पा रहे हैं भागीदारी में समय लगता है, जिसको हम शिक्षा कहते हैं। एक बच्चे को हम 6 घंटे बैठा के रखते हैं कम से कम, अभी जो पूरी जो शिक्षा चल रही है। तो शिक्षा में, और हमने बहुत टुकड़े बना लिए हैं, क्लास 1 को एक, क्लास 2 को दो, क्लास 3 अलग, क्लास 4 अलग। तो एक वर्ष के अंदर में हमने एज ग्रुप बनाया हुआ। एज ग्रुप 2 साल में भी बन सकता है, 3 साल में भी बन सकता है। हमने 1 साल का भी बनाया हुआ है, जो प्रचलित है सरकार के द्वारा चलाया। और इसमें हम भागीदारी कर रहे हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग टीचर का लग, तो शिक्षा, टीचर भी केवल बैठा के बोल रहा है, और एक टीचर तो 20-25 लोगों को ठीक ठाक बोल लेता है। लेकिन यदि हम उसको व्यवहारिक कार्यकलापों में ले जाएं, जैसे कृषि सीखना है या गौशाला सीखना है, तो ये रेशियो बहुत कम हो जाएगा। 1:3, 1:4, 1:5, इससे अधिक नहीं। और मुझे जो समझ में आया कि बच्चे यदि बड़ों के साथ रहते हैं, और यदि बड़े संयत हैं, बड़े यदि गाली गलौज नहीं करते हैं, बीड़ी नहीं पी रहे हैं, तंबाकू नहीं खा रहे हैं, और उस प्रकार की सिनेमा की जो खराब वाली बातें नहीं कह रहे, अच्छी बातें कर रहे हैं, तो वहाँ बच्चे यदि साथ में बैठते हैं, उसी में वो संयत होने लगते हैं, और उसी में वो प्रवृत्तियां पैदा होने लगती हैं। यहाँ तो हमको प्रयोग करने का अवसर मिला है, स्कूल के बच्चे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा समय देना पड़ता है, मानव परंपरा को यदि बनाने की बात करेंगे, तो छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। 1 साल के बच्चे को सारा दिन एक जन को लगे रहना पड़ता है। 2 साल के बच्चे के लिए मुझे लगता है कि लगभग 80% समय एक जन को देना पड़ता है। 3 साल में हम 60% उसके दिन का समय, मतलब लगभग लगभग 12-14 घंटा उसके साथ किसी न किसी को बने रहना। उसके बाद थोड़ा बड़ा करके 3-4 लोगों के ग्रुप में एक लोग को समय देना पड़ेगा। ऐसा करके धीरे धीरे बढ़ाएंगे। और स्कूल में आ गया, आप चौथी तीसरी दूसरी आ गया, तो भी उसके साथ 10-12 घंटा किसी को साथ बिताना पड़ता है। तो वो
अकेले ना होकर थोड़ा सामूहिक हो सकता है, एक व्यक्ति 5 के साथ, एक व्यक्ति 10 के साथ ऐसा समय बिताए। तो ये जो एक समय है, ये 15-18 वर्ष तक। जी भैया, फिर से नमस्ते। बार बार व्यवधान हो रहा है, इस बार थोड़ा पक्के में इसकी व्यवस्था करने की सोचूंगा, है ना। हमारे यहाँ वाईफाई है तो भी भैया कट कट जा रहा है। जी तो भैया। ये कह रहा था कि एक बच्चे को जो जन्म के बाद 15, 18 या 20 वर्ष तक होने तक, उसके साथ बड़े और संयत रहने वाले लोगों को अधिक समय बिताना पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा काम है एक बच्चे को तैयार करने में, बड़े करने। और इसमें यदि बड़े संयत हैं और काम कर रहे हैं, व्यवस्था में भागीदारी कर रहे हैं, तो वहाँ बच्चों की शिक्षा भी होती है, उनकी संयमता भी होती है। अब यहाँ कर रहे हैं हम, उसको हमको काफी उसमें अनुकूलता दिख रही है। मानव हित में लोग जो रहते हैं बच्चे हमारे साथ, तो उनको हम एक ही घंटे के लिए हम कोई व्यवसाय में जोड़ पा रहे हैं। समय तो रखें 1.5 घंटा, लेकिन आने जाने में और एक जगह से स्विच होकर दूसरे जगह तक आने में, उसमें उनको 1 घंटा मिलता है। और इस प्रक्रिया में उनमें अपने आप बहुत सारी अच्छी चीजें विकसित हो गई। एकाग्रता बढ़ गई है, काम करने का मन हो गया। तो ये एक इतना बड़ा काम है कि उसमें मानव को काफी समय देना पड़ेगा, और उसके लिए हमारे पास सिस्टम नहीं। तो ये एक सिस्टम बने तो उसमें मानव की जागृति के लिए नए आयाम बनेंगे, मानव के व्यवस्था में भागीदारी के लिए चीजें बनेंगी। और शायद हम इसको मिस कर। तो भैया ये मोटा मोटा एक स्वरूप है जो परिवार व्यवस्था में जीने पर, या परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में जीने पर जो हमारे पास क्या संभावनाएं बचती है, उसके बारे में मैंने एक छोटी सी बात रखी। अब आपकी ओर से यदि कोई बात आती है तो बोलिए, उस पर भी चर्चा करते भैया अभी तक में जो बातें आई हैं उसमें दो तीन बात जो मेरे ध्यान में आई। एक तो व्यवस्था में भागीदारी को लेकर आपने रखा। हैं। जी। तो परंपरा में जो अनुभव है वो समाधि को कहा है, जी। लेकिन समाज दर्शन जिस अनुभव को कह रहा है वह परिवार व्यवस्था में जीते हुए ही संभव है, और जीने के प्रमाण में ही अनुभव का प्रमाण है। जी। तो ये परिवार व्यवस्था में जीने का जो स्वरूप है, जिस पर अभी आपने काफी बढ़िया से विद्यालय सिस्टम को आदि को बताया, तो आज जिस जगह पर हम लोग हैं, यहाँ पर परिवार व्यवस्था में जीने के स्वरूप को हम किस प्रकार से हमारे द्वारा विकसित होना है। एक ये भैया बात। मैंने एक। जी, बोलिए। जी भैया, एक और जो दूसरी बात समझ में आई कि अभय को जो आपने बताया, तो ये सब स्पष्ट हो रहा है कि अभय व्यक्तिगत नहीं। तो जैसे एक व्यक्ति में क्या होगा तो समाधान ही हो सकता है, और वो परिवार में समृद्धि को प्रमाणित करेगा, और अभय को मंडल लेवल पे सब प्रमाण देखने में आ रहा है। तो यहाँ से ये कंक्लूजन बन रहा है कि अभय लक्ष्य जो है वह इंडिविजुअल लक्ष्य नहीं है, वह मानव के लक्ष्य के अंतर्गत है। लेकिन जो बौद्धिक नियम में अभय की बात कही है, वह इससे कैसे डिफर करता है, इसको भी थोड़ा हम जानना चाहते हैं। और तीसरा जो बात आई कि जीवन ज्ञान के संदर्भ में आपने भी बताया कि कहीं पर इसकी चर्चा नहीं। अब हमारे पास तो जीवन ज्ञान की सूचना आई है, तो हम जीवन ज्ञान की तरफ कैसे
प्रशस्त हो सकते हैं। ये 3 बातें मेरे ध्यान में आई। जी भैया, तो पहले जीवन ज्ञान की ही बात करता हूँ। हमने पढ़ लिया जीवन अलग है, शरीर अलग। जीवन की 10 क्रियाएं क्या है और आचरण क्या है, हम पढ़ रहे हैं, दूसरे को बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, वो एक भाग चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया में मेरे को अपना एक जीवन के बारे में पहले से ही समझ रहता है। जैसे हर मनुष्य को लगता है कि वो सोचता है, उसको खुद से पता है। उसको कोई मशीन बोल रही है कि ये सोचता है इसलिए वो मानता है, ऐसा नहीं है। उसको पता है कि मैं सोच रहा हूँ। उसको ये भी पता रहता है कि वो क्या सोच रहा है, क्या कल्पना कर रहा है। तो जीवन के क्रियाओं के कुछ भाग को हर मनुष्य देख पाता है। कहाँ तक? चित्रण तक तो लगभग सभी मानव देख लेते हैं। इससे ऊपर की चीज को नहीं पहचान। इसके ऊपर की चीज को पहचानने का मतलब ये चीजें आपस में जुड़ के कैसे जा रही हैं, उनको देखने का भाग। तो जैसे मानव का प्रयोजन पूरा हो रहा है कि, तो इन पर चर्चा करना और इनके आधार पर कार्यक्रम बना के उसमें भागीदारी करना, ये एक विधि है जिससे चिंतन हमारा जागृत हो जाए, चिंतन एक्टिव हो जाए, जो अभी नहीं हो पा रहा है। और जीने के कार्यक्रम वही रहेंगे। और जैसे जैसे ये जागृत होता जाएगा, वैसे वैसे हमारी जो 4 विषय और 5 संवेदनाओं में जो प्रवृत्ति है वो संयत होती जाएगी का मतलब हम करते जाएंगे, अपने आप कुछ भी नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा बार चाय पीता हूँ तो मैं इसको कम कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ज्यादा घंटे सो रहा हूँ और वो ठीक नहीं है, तो मैं धीरे धीरे उसको मैंने नियंत्रित किया है। इस ढंग से 4 विषय 5 संवेदना को हम धीरे धीरे खुद नियंत्रित करते हैं। क्यों? इससे बढ़िया काम करने लगते हैं। इससे बढ़िया क्या है? इससे बढ़िया जो काम है, व्यवस्था में भागीदारी के क्रम में हमको यश मिलता है। तो लोकेशना या यश एक अच्छी तृप्ति का भाग है। पुत्रेशना माने जनबल, कामना। जनबल की कामना भी होती है और जनबल मिल भी जाता है। और जनबल कब मिलता है? कार्यक्रम चाहिए मेरे पास। कार्यक्रम नहीं होगा तो जनबल मिलेगा भी नहीं। मान लो मैं चाहूंगा लोग आ जाएं, तो लोग आ भी गए मेरे पास, करूंगा क्या? तो यदि मेरे पास कार्यक्रम है, तो कार्यक्रम के लिए जन बल की आवश्यकता होती है, कार्यक्रम के लिए धन बल की आवश्यकता होती है। तो ये चीजें फिर एक तृप्ति है। धन की जरूरत हुई और धन आया और वो खर्च हुआ और वो बढ़िया से खर्च हुआ, इसको जब मैं देखने जाता हूँ तो मुझे लगता है कि एक बड़ा एक सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने तो किया। वैसे ही जन बल, वैसे ही यश बल, ये जो चीजें हैं ये मानव की तृप्ति के लिए पड़ाव है, जिसको मानव का जो विषय है बोला गया है। यदि आप देखेंगे मानव की परिभाषा को, तो पहले जो है अमानवीय विषय है, 4 विषय: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। मानवीय विषय, विषय माने जिसमें उसको मजा आएगा, जिसमें उसको लक्ष्य तृप्ति होगी। तो वित्तेषणा, पुत्तेषणा, लोकेषणा। तो वित्तेषणा में मजा आता है, पुत्तेषणा में मजा आता है, लोकेषणा में मजा आता है। इससे तृप्ति होती है, हम सुखी होते हैं। वित्तेषणा मतलब पैसा जमा करना नहीं। कोई भी हम काम करते हैं, यहाँ कोई भी 4 लोग आते हैं तो मुझे उनको बैठने के लिए एक एक कुर्सी देनी होती, तो मेरे पास 4 कुर्सी चाहिए। पानी देना होता है तो 4 गिलास चाहिए। भोजन के लिए कुछ पूछना पड़ता है, किसी ने हाँ बोल दिया तो फिर एक को नहीं, चारों को देना होता है, तो 4 कटोरी और 4 प्लेट भी चाहिए होता है। तो हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ भौतिक वस्तुओं की जरूरत अपने आप आ गई। कुछ लोग होते हैं जिनको हमको रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से लेने जाना पड़ता है, तो हमारे पास वो एक सुविधा भी होनी चाहिए होती है। तो कोई भी कार्यक्रम को जैसे ही हम करते हैं, तो जैसे ही लोग आते हैं, और कार्यक्रमों में होता क्या है भैया? चाहिए नमस्ते, नमस्ते हुआ, बैठिए। अब हमको इससे अधिक समय ही नहीं होता। हम दूसरे से मिलते हैं, फिर तीसरे से मिलते हैं, और सब मिलके साथ में कुछ भी खाए, जो भी बनता है अच्छा बनता है तो भी लोग बोलते हैं अच्छा, खराब बनता है तो भी लोग बोलते हैं अच्छा। इसका जो फल मैंने फाइनली देखा, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हो। तो ऐसा कुछ भी देखने लायक कुछ भी अच्छा नहीं होता है, लेकिन साथ में मिलके जो एक तृप्ति होती है, हम एक दूसरे को मानव के रूप में पहचाने, एक दूसरे को साथ सम्मान का, विश्वास का, स्नेह का भाव व्यक्त किए,
हमको लगता है कि यार हमको हमने बुलाया और लोग आ गए, हम अपने आप को धन्य समझते हैं कि लोगों ने हमको इतना भाव दिया। तो ये जो भाव की जो पूर्ति होती है ये कार्यक्रमों से होती है। परिवार की सीमा में कुछ कार्यक्रम पूरा करने पर कुछ भाव होते हैं। यदि मैं उन कार्यक्रमों को नहीं पूरा करूं, पिता के दायित्व को पूरा करता हूं, तो बच्चे बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया। पत्नी के दायित्व को पति के करता हूं तो पत्नी बोलती है अच्छा किया। तो इन दायित्वों के काम से कुछ भाव मिलते हैं। वैसे ही हमारे सामाजिक दायित्व भी है। सामाजिकता को बनाए रखना हमारा एक बड़ा काम होता है। लोग एक दूसरे पर विश्वास करें, मिलने से विश्वास होता है, जब तक मिलते नहीं एक दूसरे के प्रति संशय रहता है। तो हम ये बात कर रहे थे कि जैसे ही हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं, कार्यक्रम के साथ मूल्यों का निर्वाह होता है। तो पहला कार्यक्रम तो परिवार की सीमा में कर्तव्य और दायित्व है, उनको पूरा करने के बाद हमको मूल्यों का भाषाभास प्रतीति अनुभव होने की संभावना रहती है। इन मूल्यों के अनुभव को और बढ़िया करने के लिए ऐसे कुछ सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी है, वो भी मदद करता है। सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी से अभय होता है। जैसे हम पड़ोस के गांव के लोगों को बुलाते हैं, तो सामान्य रूप से कोई किसी से मिलता है तो हम वैसे आओ भगत नहीं करते हैं, लेकिन कार्यक्रमों में बुलाते हैं। चूंकि हम बुलाते हैं तो दो लोग, हमारे टीम की ओर से दो लोग खड़े रहते हैं, कोई टीका लगाता है, कोई फूल देता है और बोलता है आइए, बहुत अच्छा हुआ आप आइए। तो ये जो एक बात है, और इसके बाद हमको जाते समय भी दो एक लोग उनको नमस्ते करते हैं, आइए फिर से आइए। मुख्य रूप से बात इतनी ही होती है, बाकी तो कार्यक्रम चलता रहता है, वो लोग देखते रहते हैं। लेकिन इसके बाद दोनों पक्षों की जो फीलिंग होती है इस घटना के बाद, हमको लगता है कि यार वो देखो हमने बुलाया, वो आए, वो हमको अच्छा मानते हैं, है ना। और वो दो बात बोलते हैं, एक भी अच्छा बात बोलते हैं, हम उनको बार बार याद करते हैं, हमारी टीम को बताते हैं। वैसे ही वो भी हमारे बारे में बोलते रहते हैं कि देखो कितना बढ़िया स्वागत किया, कितना अच्छा लोग। तो पहले हम जो एक दूसरे के प्रति अनजान थे या किसी अर्थ में सशंकित थे कि वो बदमाश होगा या वो कैसा होगा पता नहीं, अब हमारा सशंकता कम हो जाता है, कुछ अर्थ में विश्वास का भाग आ जाता है। तो मुझे जो ऐसा लगता है कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, कहीं आना और जाना, ये समाज को जोड़ के रखने में और अभय को बनाए रखने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम, बड़ा एक भाग होता है। तो जिसको हम समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व कहते हैं, ऐसे ही कार्यक्रम से ये पूरा हो सकता है। तो संस्कृति और सभ्यता अभी उस ढंग की विकसित नहीं हुई है, हमने सोचा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे सभ्यता और संस्कृति वो विकसित हो सकती है। तो मूल्यों के अनुभव के साथ ही जीवन का अनुभव होगा। जैसे मान लीजिए मैं बहुत दुखी हूँ, दुख की अवस्था में कोई भी जीवन की निरंतरता को अनुभव नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उसकी दुख की निरंतरता वो चाहता ही नहीं। तो सुख की स्थिति में सुख, शांति, संतोष, इनकी निरंतरता की कामना करेगा, तभी जीवन की निरंतरता को स्वीकार कर पाएगा। तो पहले मनुष्य को सुखी होना पड़ेगा, तब जीवन का अनुभव होगा। ऐसा नहीं है कि हम बदमाशी करते करते हमको जीवन का अनुभव हो जाए। तो जो भी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय भी हम कुछ कार्यक्रम करते हैं, जीने का, व्यवहार का, है ना, उत्पादन का, सेवा का कर ही रहे हैं। ये छूट नहीं रहा है, ये हर समय हमारे साथ बना हुआ। इस करने की तृप्ति के साथ जब इन चर्चाओं को करेंगे तो अनुभव की संभावना है। इनसे विपरीत कार्य करते हुए दुखी अवस्था में इन चर्चाओं को करेंगे तो उसका कोई भी हमको लाभ नहीं मिलेगा, अनुभव की कोई संभावना नहीं, क्योंकि खुद मैं ही अपने दुख की अवस्था में अपने निरंतरता को नहीं स्वीकारूंगा।
तो पहला जो भाग है जिसको हम बोल रहे हैं जीवन ज्ञान होगा कैसे, तो जीवन ज्ञान की व्यवहारिक विधि ये कि हम व्यवहार और व्यवस्था में भागीदारी करते जाएं, कर्तव्य और दायित्वों का निर्वाह करते जाएं, इसके मूल में कर्तव्य और दायित्व हैं क्या उस पर विवेचना करते जाएं, और क्यों है इसकी विवेचना करते जाएं, और उस क्रम में जीने में हमारे में गुणवत्ता बढ़ेगी, और इस गुणवत्ता बढ़ने के क्रम में जीने में भी सफलता बढ़ेगी। जीने में सफलता बढ़ने के साथ जिसको हम विश्वास, सम्मान, स्नेह, इन मूल्यों की बात कर रहे हैं, वो भी मूल्य बढ़ेंगे, और उसी के किसी और आगे की स्थिति में जीवन का अनुभव होगा। ये इसका एक सीधा सीधा रास्ता है। तो भैया ये तो एक प्रश्न का उत्तर हुआ, तीसरा वाला। दूसरा वाला प्रश्न एक बार बता देंगे तो बड़ी मदद मिलेगी। नमस्ते साधन भैया जी। प्रणाम। जी दीदी, नमस्ते दीदी। भैया ये चूंकि अभी जीवन ज्ञान की ही बात चल रही है, तो रमाशंकर भैया इसी से रिलेटेड थोड़ा शिक्षा के लिए पूछना था, तो पूछ लूं क्या? हाँ दीदी प्लीज। भैया अभी चूंकि आपको पता ही है, मैं एससीईआरटी में काम कर रही हूँ, और वहाँ यही बात आ रही है कि कैसे बच्चों में मतलब हमारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, या शिक्षक जिम्मेदारी के साथ बच्चों को वो चीजें दे पाए, संप्रेषित कर पाए, और जो अधिकारी वर्ग है वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह ठीक से कर पाए। तो जब भी चर्चा होती है कि क्या गैप है अभी शिक्षा में, इतना सब कुछ करने के बाद भी जो हम चाहते हैं वो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो यहीं आके बात रुकती है कि कहीं ना कहीं संबंध को नहीं पहचान पा रहे हैं, इसलिए वो जिम्मेदारी जिस तरह से निर्वाह होनी चाहिए नहीं हो पा रही है। तो यही मतलब इसमें बेसिकली देखा जाए तो फिर ये बताती है कि जीवन ज्ञान की स्पष्टता इसमें अभी की जो हमारी शिक्षा की विषय वस्तु है उसमें शामिल नहीं है। तो अभी जैसे आपने कहा कि कैसे हम देखेंगे, तो आपने कितने छोटी छोटी चीजों से बताया कि जीवन ज्ञान को कैसे हम कर सकते हैं अपने दैनिक कार्यों में भी। तो हम विषय वस्तु के रूप में कैसे बच्चों में इस चीज को संप्रेषित करें जिससे जीवन ज्ञान इंगित हो जाए, तो उसको सिलेबस के रूप में, कार्य व्यवहार के रूप में, प्रैक्टिकल रूप क्या होगा इसका? आज यदि समय हो जाएगा तो आप चाहे तो आज भी कर सकते हैं इसको उत्तरित, या फिर अगले रविवार को भी, लेकिन क्या पैटर्न हो उसका, क्या मेथोडोलॉजी जी हो उसकी, ये मेरा प्रश्न जी था। दीदी, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ और अगले बार इसी पर चर्चा कर लेंगे। क्योंकि देखिए क्या होता है, मान लीजिए सारे बच्चे विद्यालय में गए और सब लोग 100 में 100 ले आए। मान लीजिए एक हम स्थिति की बात कर रहे हैं, तो नौकरी कितने को मिलेगी? सारे सब बच्चे नहीं मिलेगी हंड्रेड सब। परसेंट ले आए, तो नौकरी तो कितने को मिलेगी? 2% को ना, जी। है ना। आईएएस तो साल में 150 ही बनेंगे ना। पूरा भारत यदि 100% पढ़ रहा है, 1.5 करोड़ बच्चे पैदा हो रहे हैं हमारे यहाँ, वो सारे 1.5 करोड़ बच्चे जो पढ़ाया जा रहा है उसको 100% पढ़ लिए, तो भी आईएएस तो 150 ही बनेगा ना। बाकी लोग क्या करेंगे? अब देखिए, पढ़ाई को यदि हमने नौकरी से जोड़ दिया तो उसको लगता है कि जिसको मिला वो अच्छा, बाकी सब लोग फेल हो गए। पहले दिन ही हम उसके अंदर वो तलवार लटक गई। तो पढ़ाई और नौकरी के संबंध को पहले खत्म करना पड़ेगा। तो पढ़ाई से वो अपनी रोजी रोटी तक पहुंच सके उसके लिए कोई रास्ता बनाना पड़ेगा, वो नहीं बन पा रहा है। वहां से भय है, पहला प्रॉब्लम यहाँ से। दूसरा, क्या कोई पढ़ाई में यदि अच्छा है और यदि व्यवहार में खराब है तो उसको हम क्या मानेंगे? अभी उसकी सारी गलतियां छुप जाती। यदि कोई अच्छे काम कर लिया, अच्छे पद पहुंच गया, तो उसके सारे ऐब छुप गए। इसको हम नहीं एड्रेस कर पाते। ये दो गैप है, इसको पहले सोचना पड़ेगा कि शिक्षा यदि ले रहा है उसके बाद वो अगला स्टेप क्या करेगा। 1% लोगों को नौकरी मिलेगी या 2% को मिलेगी, इसको हम मुख्य धारा कहते हैं। 98 को नहीं मिलेगी या 90 को नहीं मिलेगी, इसको हम मुख्य धारा नहीं मानते। मेरे ख्याल से मुख्य धारा वो समाज में हमेशा नौकरी रहेगी, और वो 1 और 2% के लिए ही रहेगी। नौकरी का मतलब इस प्रकार के व्यवस्था वाले कुछ पद वो रहेंगे, है ना। जैसे रेल चल रही है, रेल तो बंद नहीं होगा, तो रेल कोई ना कोई तो चलाएगा ही ना। एरोप्लेन रहेगा, एरोप्लेन कोई ना कोई चलाएगा ही।
ना रोड रहेगा तो रोड को कोई ना कोई ठीक करने वाली टीम रहेगी, इनको हम नौकरी मान लीजिए, है ना। नहर और सिंचाई के सिस्टम है तो इरिगेशन रहेगा, उसमें काम करने वाले लोग रहेंगे, पर ये वर्ग इतना छोटा है, 1 या 2% की सीमा में है, इसके लिए 100 लोगों को हम लगा के रखे हैं, यहीं से सारी प्रॉब्लम। तो शिक्षा में वो चीज देना पड़ेगा कि पढ़ने के बाद वो व्यवस्था में भागीदारी कर सके, कम से कम आहार आवास अलंकार का तो जुगाड़ हो सके। अभी उसके लिए कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रास्ता ही नहीं, कोई बात ही नहीं होती। तो व्यवस्था में जीना। दूसरा, आचरण, मेरे एक आचरण का क्या प्रभाव किस पर पड़ता है, इस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए कि मैं किसी को गाली देता हूं उसका क्या प्रभाव होता है, मैं किसी को भैया बोलता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ, किसी को दीदी बोलता हूँ, नमस्ते बोलता हूँ, उसका क्या प्रभाव होता है। 1 बार बोला, 2 बार बोला, रोज बोला, क्या प्रभाव होता है। इन प्रभावों पर चर्चा करवानी चाहिए, इसको व्यवहारिक भाग को लाना चाहिए। इन दोनों के बाद फिर जीवन ज्ञान को अभी हम ला पाए। जीवन ज्ञान अभी स्वीकार ही नहीं पा रहे। मैं सोचता हूँ कि जीवन ज्ञान के लिए एक बड़ा रिसर्च होगा, उसकी जरूरत है, क्योंकि पूरी भौतिकवाद मानती है कि ब्रेन सब कुछ करता है। आदर्शवाद ब्रेन को मानता ही नहीं है, आत्मा कुछ है मानता है। आत्मा है, कैसा है, कहाँ है, उसके बारे में एक भी प्रश्न उत्तर नहीं है। मध्य दर्शन ये कहता है कि जीवन सब कुछ करता है पर ब्रेन के माध्यम से करता है, बिना ब्रेन के जीवन भी कुछ नहीं कर पाएगा। हम लोगों ने तो देखा है कि बाबा जी का शरीर खराब हो गया, ब्रेन ही स्ट्रोक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद ब्रेन के कुछ अंग काम करना बंद कर दिए। अब वो एक समय में हिंदी बोलना चाहते थे तो मुंह से कन्नड़ निकलता था, उनको पता नहीं चलता था कि कन्नड़ बोल। इस चीज को हम लोगों ने देख ली। तो शरीर या ब्रेन के माध्यम से जीवन व्यक्त होगा, तो इसके लिए हमको एक शोध करके इस पर एक ऐसी वस्तु तैयार करनी पड़ेगी जो मॉडर्न साइंस या मॉडर्न जो एजुकेशन तक ये पहुंचे। नहीं तो जीवन अलग है, शरीर अलग है, बोलने से कभी शिक्षा में नहीं आएगा। इसको शिक्षा में लाने के लिए हमको कुछ मॉडल विकसित करने पड़ेंगे जीवन, और व्यवहार वाला चीज बड़े आराम से विकसित हो जाएगा। इसको शिक्षा में लाया जा सकता है। आप बहुत अच्छी जगह में हैं, वहाँ सब लोग समझ ही रहे हैं कि बच्चे जो हैं उद्दंड होते ही जा रहे हैं पढ़ने के बाद। तो व्यवहारिक मुद्दे को उठाकर उस पर डिस्कशन किया जाए, और ये भी चीज डाला जाए कि सब लोग 100% यदि लाएंगे तो सबको तो काम मिलेगा। तो सबको काम मिलने का रास्ता यहीं से है। तो अभी देखिए सरकार ने एनईपी में सोच लिया, एनईपी 2020 जो आया है उसमें सोचा है कि स्किल को अब डाला जाए, और कक्षा 6वीं से स्किल को डालने की सोच रहे हैं। पर इतना जो सिलेबस है इसके साथ यदि स्किल को डालेंगे तो और बड़ा पागलपन होगा। तो ये भी एक समीक्षा करवाने की जरूरत होगी कि इसमें से कितना स्किल है जो हर आदमी को चाहिए, है ना। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता हुई थी, ठीक है, हर आदमी याद रख सकता है। सिंधु घाटी के 5 पॉइंट हर कोई रख सकता है, उनमें हम 5000 पॉइंट दे के रखे हुए हैं और उसमें एग्जाम कर रहे हैं। ये तो मुझे लगता है कि अनुचित, हमको याद नहीं। तो जिसको हम सिलेबस कह रहे हैं उसमें कुछ चीजें अनिवार्य है, वो होना चाहिए। उसमें बहुत ज्यादा हमने मात्रा बढ़ा दिया है, वो प्रॉब्लम। मात्रा हम क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? क्योंकि हमको 100 में से एक ही आदमी को सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमको सब नौकरी से जुड़ा है, वहां हमको एक ही व्यक्ति लेना है, इसलिए हम ऐसा चीज ही बना रहे हैं कि एक ही व्यक्ति सेलेक्ट हो। उसके लिए हमारे पास एक ही तरीका है कि कंटेंट बढ़ाएं और कम लोग बोल पाए, उस तरफ हम लेके जा रहे हैं कंटेंट। एक व्यक्ति चुनने के लिए हम 99 का फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं। तो शिक्षा को नौकरी से न जोड़ा जाए, ये पहला है। शिक्षा को व्यवहारिकता से और सामाजिकता से जोड़ने की जरूरत है। शिक्षा का जो दूसरा भाग है, उत्पादन और सेवा से जोड़ने के लिए जो प्रक्रिया एनईपी में शुरू की गई है या प्रावधान है, उसके बारे में ज्यादा तेजी से सोचा जाए। तो मेरा तो निवेदन है। तो मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा समय ज्यादा हो चुका है, सबके जी अपने भैया। काम भी होते हैं।
तो अगले तो बार हम इसी पर एक व्यवहारिक चर्चा कर लेंगे, जी भैया इसी जी। अध्याय 7 पर। और भैया कुछ प्रश्न भी जो आए थे उन पर भी हाँ प्रश्न ठीक पर एक है। दी थी, वो नहीं हो पाई, तो अगली बार ये भी जी भैया, है ना, अगली बार इन प्रश्नों पर और आज जो चर्चा हुई, खासकर जीवन ज्ञान और जो शिक्षा में जो प्रयोग किए जा रहे हैं उस पर और चर्चा, उस पर जो भी प्रश्न आएंगे उसका स्वागत है भैया। और आप लोगों ने मुझे बहुत धैर्य से सुना, मुझे बहुत भाव दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया। नहीं, सादर सभी प्रणाम। सभी को नमस्ते भैया। खूब धन्यवाद। हरिहर भैया। राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हरि भैया। हरि भैया। सभी नमस्कार को प्रणाम धन्यवाद, सभी सभी को को। नमस्कार। धन्यवाद सभी को। हाँ भैया, नमस्कार। हरिहर।